नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप देखेंगे कि किस तरह रियासत तेलंगाना में मारवाड़ी गो बैक मुहिम शिद्दत इख्तियार कर गई है और कल जो बंद मनाया गया है वो बिल्कुल कामयाब रहा है, जिससे मारवाड़ी बिरादरी में एक बेचैनी पाई जाती है। जबकि बीजेपी के जो अरकान पार्लियामेंट है या फिर रुकन असम्बली है जो मारवाड़ी की तायीद कर रहे हैं, मारवाड़ियों की तायीद कर रहे हैं, वो फिल वक्त काफ़ी परेशान है क्योंकि उनको मुकामी राय दहिंदों से हाथ धोने का यानी इम्कान पाया जाता है। और ख़ुद मारवाड़ी गो बैक मुहिम चलाने वालों ने इन बीजेपी कायदीन को धमकी भी दी है कि अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगे तो फिर तुम्हें वोट कौन डालेगा और तुम्हें कौन कामयाब करवाएगा, ये सोच लो। तो बहरहाल हम चलते हैं अपने दोस्त अशर यासिर की तरफ और पूछते हैं कि क्या असरात हुए हैं कल के बंद के बारे में। देखिए, कल का जो बंद था वो हमने देखा कि तेलंगाना के साथ ही आंध्र प्रदेश के भी कई जगहों पे हुआ था और ये दोनों तेलुगु राज्यों में इस वक्त गो बैक मारवाड़ी का वो चल रहा है। एक पुरानी कहावत है कि जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मालगाड़ी, लेकिन इस वक्त सबसे अहम चीज़ ये है कि तेलंगाना में जो चीज़ें शुरू हुई हैं या फिर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं मारवाड़ी समुदाय पे या जो बिजनेसमैन हैं उन पे, वो बहुत ही ज़्यादा जो है खतरे वाले हैं। क्योंकि एक तो इल्ज़ाम ये लगाया कि किसी को मारा था, उसके बाद फिर आप ये भी देखिए कि इल्ज़ाम काफ़ी समय से लगाए जा रहे हैं कि वो मिलावटी चीज़ें बेचने का भी उन पर इल्ज़ाम है। और बीजेपी के लीडर्स इस वजह से उनका सपोर्ट करें क्योंकि उनको अपना वोट बैंक का खतरा महसूस हो रहा है। जिस तरह से टी राजा सिंह का, हालांकि बीजेपी में नहीं है, बट टी राजा सिंह का भी एक बयान सामने आया था कि तेलंगाना को बनाने में जो है इन मारवाड़ियों का बड़ा योगदान है। लेकिन अभी फिर बंडी संजय की भी एक न्यूज़ सामने आई जिसमें उन्होंने बोला कि जो सनातन वाला चोला ओढ़ लिया था। उसके बाद कल भी हमने देखा कुछ बीजेपी लीडर्स के बयान सामने आए। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि अगर आपको कहीं भी रह के बिजनेस करना है किसी अदर स्टेट में, तो आपको वहाँ की पॉलिसीज़ का और वहाँ के लोगों के प्रति जो चीज़ें होती हैं इंसानियत की, वो चीज़ें आपको करनी होंगी। और अगर आपने कोई शोरूम खोला है तो यहाँ के लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस है कि आप जॉब पे रखें, सबसे अहम चीज़ है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप अपनी अना में रहेंगे तो आप ना यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे ना कहीं सर्वाइव कर पाएंगे। जिस तरह से हमने देखा कि तेलंगाना से ये मुहिम शुरू हुई, आंध्र प्रदेश तक पहुँच गई, आंध्र प्रदेश में भी एक अच्छी खासी तादाद पाई जाती है। तो अब ये मुहिम ज़्यादा चलो, इसमें ये नहीं है सिर्फ एक समुदाय इनका जो है विरोध कर रहा है, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सनातनी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो नॉन मुस्लिम्स के जो है ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी इनका विरोध करें। तो इससे अगर बंडी संजय ने बोला था कि सनातन पे हमला है, तो ये उनका भी कहना गलत ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय नहीं कर रहा। यहाँ पे तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के जो है बुनियादी व्यापारी हैं, जो लोग बहुत समय से व्यापार कर रहे हैं, जो लोग यहाँ के लोकल हैं, वो लोग भी इनका विरोध करें। तो इस तरह से जिस तरह आप बयान दे देंगे कि भाई सनातन पे हमला है, ये है वो है, उससे काम नहीं चलेगा। आप बैठ के उनसे बात कीजिए और जो गलतियाँ की उसके लिए माफ़ी मंगवाइए और आगे के लिए उनको एक वो दिया जाए कि भाई यार यहाँ रहना है अगर, तो आपको यहाँ के उसूलों पर चलना होगा, यहाँ की जो भाईचारगी है उसको बना के रखिए। आप पे भी उतनी जिम्मेदारी आती है ना कि अगर आप जिस भी स्टेट में रहते हैं तो उस स्टेट के लोगों में एक स्टेट का एक अपना वो होता है। यहाँ पे हैदराबाद में आप देखिए कि एक भाईचारगी वाला पूरा माहौल रहता है। वहाँ पे अगर आप भाईचारगी तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा और उसके लिए फिर आप पे जो है कई सारे वो भी हो सकते, केसेस भी हो सकते। बहरहाल जहाँ तक मारवाड़ी बिरादरी पर सवाल है और गुजराती लोगों पर सवाल है इल्ज़ामात का, तो बहुत ही संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए, जैसे कि हमारे दोस्त अशर यासिर ने भी ये बात कही है। लेकिन आपको बता दूं कि मारवाड़ी ताजरीन पर यह संगीन इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो कोमटी जो ताजिर हैं, यहाँ के जो मुकामी ताजरीन हैं, उनको कत्ल करने के लिए कंट्रैक्ट किलर्स यानी किराए के कातिल का इस्तेमाल करते हैं। किराए के कातिलों को इस्तेमाल करते हुए अपने बिजनेस हरीफों को का सफाया करते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक इल्ज़ाम है और इस इल्ज़ाम का खुमियाजा मारवाड़ी बिरादरी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मारवाड़ी और जो गुजराती हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बिजनेस में दूसरों को आगे आने नहीं देते, मुकामी लोगों का हक मार खा रहे हैं और मुकामी लोगों के को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर आप देखेंगे कि कोमटी जो बिरादरी है वो उसने कई मुकामात पर ख़तरनाक हद तक मैं समझता हूँ कि मारवाड़ियों को धमकियाँ भी दी है कि अगर तुम नहीं सुधरोगे तो फिर यहाँ से निकलना पड़ेगा। और गो बैक मारवाड़ी के लोगों ने नारे भी लगाए हैं। एक तो कंट्रैक्ट किलर भी इन्हें कहा जा रहा है, मर्डरर कहा जा रहा है, और ये जो कोमटी बिरादरी है, कोमटी बिरादरी के जो ताजरीन हैं उन्हें ये कत्ल कर रहे हैं। और वरंगल में इस तरह का वाक़या भी पेश आ चुका है, मिसालें भी पेश की जा रही है। लेकिन जहाँ तक हैदराबाद का सवाल है, आप बेगम बाजार चले जाइए या दूसरे बड़ी मार्केटों में चले जाइए, वहाँ
वहां पर मारवाड़ियों का राज है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि इन मार्केटों में मिलावट शुदा अशिया बहुत बड़े पैमाने पर फरोख्त की जाती है और इस तरह के इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। पुलिस ने भी कई मुकामात पर छापे मारे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि जो करप्शन है, जो बदनवानी है, उसके नतीजे में इस तरह के ताजरीन मंजर-ए-आम पर नहीं आते। अगर इस तरह के ताजरीन को आप गिरफ्तार करते हैं तो फिर समझिए कि आम जो लोग हैं जिनकी जिंदगी को खतरात लायक हैं इनकी मिलावट शुदा अशिया से, तो वो बच पाएंगे। लेकिन पैसों के लिए ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये लोग ना हैदराबादी तहजीब को मानते हैं, ना हैदराबादी गंगा जमनी कल्चर को समझते हैं, और ऐसे में अगर ये गलती करते हैं तो उनकी सजा उन्हें दी जानी चाहिए। लेकिन ना, जहां तक मिलावट शुदा अशिया का सवाल है तो मारवाड़ी बिरादरी पर इससे पहले भी इल्जाम आयद किए जा चुके हैं और अब भी आयद किए जा रहे हैं। खासतौर पर तेलंगाना में देखेंगे कि आप उस्मानिया सिटी ज्वाइंट एक्शन कमेटी उसने और वैश्या जो सम्मेलन है यानी कम्युनिटी की जो एसोसिएशन है उसने और कई और दीगर तंजीमों ने मारवाड़ी गो बैक मुहिम की तायद और हिमायत कर दी है। और दूसरी अहम बात यह है कि अब ये लोग खास तौर पर बीजेपी ये समझती है कि ये सनातनी है, लेकिन जहां तक जैन बिरादरी का सवाल है, ये सनातनी नहीं होते, ये हिंदू नहीं होते, बल्कि ये माइनॉरिटी में आते हैं और ये खुद को हिंदू कहने लगते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि यहां पर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हैदराबाद में गुजरातियों को और राजस्थानियों को लाकर और बिहारियों को लाकर बसाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के लोगों को लाकर बसाया जा रहा है, ताकि बीजेपी चाहती है कि उसी तरह का खेल खेले जिस तरह महाराष्ट्र में उसने असेंबली इंतखाबात के दौरान खेल खेला था। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में आप जिस अंदाज में बैरूनी रियासत के बाशिंदों ने वोट का इस्तेमाल किया और उसके लिए उन्होंने अपने आधार कार्ड के जो एड्रेस है वो तब्दील करवाए, फिर उसके बाद वोटर आईडी कार्ड बनाया और ये बीजेपी कायदीन की मदद से बनाया। कांग्रेसी कायदीन और जो दानिश्वर हैं वो ये कहते हैं, समाजी जहदकार कहते हैं, सियासी पंडित कहते हैं, और उसके बाद उन्होंने अपने आधार कार्ड पर जो अपनी मुतालिका रियासतों का एड्रेस चेंज करवा लिया। तो इसी तरह हैदराबाद में भी एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत गुजरातियों को और बैरूनी रियासत के लोगों को लाया जा रहा है, माहौल को खराब किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि खास तौर पर फेस्टिवल्स के मौके पर एक तनाव की कैफियत पैदा की जा रही है ताकि अपना उल्लू सीधा किया जाए और बीजेपी की मकबूलियत में इजाफा किया जाए। बीजेपी के पास कोई तरक्की का एजेंडा नहीं है, बीजेपी के पास अवाम की बहबूद का कोई प्रोग्राम नहीं है, बस ये मजहब के नाम पर सियासत कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इस तरह के लोगों को वो इस्तेमाल कर रही है। जहां तक मारवाड़ियों का सवाल है तो आप देखेंगे कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो इख्तियार करते हैं। खुद वो अपने जो कोमटी बिरादरी है, जो यहाँ के हिंदू मदिराज बिरादरी है, यहाँ के SC ST है, यहाँ के यादव है, उन्हें भी नहीं बख्शती है। जी बिल्कुल सही सर। जिस तरह आपने बोला कि यहाँ की जो आबादी है, यहाँ के जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, उनको भी नहीं बख्शा जाता। जिस तरह आपने अभी एक बात की कि कॉन्ट्रैक्ट किलर को ला करके यहाँ पे अगर उनके मद्दे मुकाबिल कोई खड़ा होना चाहता है तो उसको भी कहीं ना कहीं मरवा दिया जाता है। ये बहुत बड़े एलिगेशन है। और जिस तरह से आपने अभी बात की कि हैदराबाद की तारीख जो है भाईचारगी वाली रही है, हर किसी को एक्सेप्ट करने वाली है, लेकिन ये मतलब नहीं कि आप एक्सेप्ट करने के बाद अगर आपको यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाए तो फिर आप अपने हिसाब से इस शहर को चलाने की कोशिश करेंगे। इस शहर में ऐसी चीज़ें आप पैदा करने की कोशिश करेंगे जिससे जो भाईचारगी का माहौल है वो टूटे। लेकिन फिर एक चीज़ सामने आती है कि जिस तरह से अभी हमने बात की कि आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों पे गो बैक मारवाड़ीज़ के नारे लग रहे हैं, लेकिन उसी बीच कल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं NDA के साथ हूँ और CP राधाकृष्णन को सपोर्ट करूँगा। और इंडिया गठबंधन ने बहुत गलती की बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना के। तो आप अगर CP राधाकृष्णन को सपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब आप RSS को सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर आप RSS को सपोर्ट करें तो आपकी विचारधारा कहीं ना कहीं जो एक आपकी इमेज बनी थी उस पर एक दाग लगता नजर आएगा। इससे पहले भी हमने देखा कि कई पॉलिटिशियंस का ये भी कहना था कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो अपने बेटे नारा लोकेश के लिए गड्ढा खोद रहे हैं जब वो NDA में गए थे। लेकिन अभी जो चीज़ें सामने आनी, जिस तरह से उनका कल बयान सामने आया और वो CP राधाकृष्णन से उन्होंने मुलाकात की, अपने सारे MLAs को लेकर MPs को लेकर गए जो कि वहाँ पे वोट डालने के लिए वोट डालेंगे 9 तारीख को। 9 तारीख को ही ये पता चल जाएगा 9 सितंबर को कि कौन अगला उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि जिस तरह से अभी तेलंगाना में गो बैक मारवाड़ीज़ का नारा लग रहा है, बुलंद है, और उसी तरह से आंध्र प्रदेश में भी गो बैक मारवाड़ीज़ का नारा लग रहा है। लेकिन अगर इन सब चीज़ों में चंद्रबाबू नायडू का कोई बयान सामने नहीं आता है तो ये एक अहम चीज़ होगी कि भाई आप अगर NDA को सपोर्ट करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों पे भी देखना चाहिए कि आपका राज्य वो अहम है, क्योंकि आपकी वो बुनियाद है, बीजेपी की बुनियाद नहीं है वो, और आपको अपने हिसाब से राज्य को चलाना है
उसमें अगर कोई भी गलत काम करता है तो आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह से मारवाड़ीज पे जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो इल्ज़ाम कहीं भी सही नहीं होंगे। अगर आप देखिए कि आपके मद्दे मुकाबिल कोई खड़ा होता है तो आप उसे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के ज़रिए मरवा देते हैं, या फिर आप जो हैं यहाँ पे मिलावटी चीज़ें बेचते, तो ये चीज़ें कहीं भी सही नहीं होती। इस पर तेलंगाना गवर्नमेंट को भी और आंध्रा गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए। वैसे भी नाज़रीन, जिस तरह एक्शन की बात की जा रही है, मैं खुद कहता हूं कि हैदराबाद और अतराफ अकनाम में जो बैरूनी रियासत के लोग आकर बसे हैं उनके आधार कार्ड की जांच की जानी चाहिए कि आया उन्होंने अपने एड्रेस तब्दील करवाए हैं, यहाँ के वोटर ID हासिल किए हैं, और हासिल किए हैं तो कब हासिल किए हैं, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, चंद्राबाबू नायडू का जिक्र आया तो आपको बता दूँ कि चंद्राबाबू नायडू ने जिस तरह CP राधाकृष्णन की तायद का ऐलान कर दिया है, उन्हें करना ही पड़ता था, क्योंकि वो फिल वक्त खौफ के मारे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और खौफ उनका वजह नहीं है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा है कि उन्हें जेल भेजा जा चुका था और अब भी उन पे जो मुकदमात हैं उस सिलसिले में वो जेल जा सकते हैं, और अगर 30 दिन के बाद वो बाहर नहीं निकलते तो फिर समझिए कि उनको ओहदे चीफ मिनिस्टर से हटा दिया जा सकता है। तो ऐसे में चंद्राबाबू नायडू पे जो तलवार लटक रही है उसी के खौफ से उन्होंने बीजेपी के हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चंद्राबाबू नायडू ने खुद जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का नाम पेश किया था खामोशी के साथ, और उसका पता बीजेपी को चल गया था। और इसके अलावा जगन मोहन रेड्डी ने यह कहा था कि चंद्राबाबू नायडू खास तौर पर राहुल गांधी से रेवंत रेड्डी के तवज्जुह से राब्ते में हैं और वो जल्दी इंडिया ब्लॉक में शामिल हो सकते हैं। और जैसे ही खबर ये बीजेपी को लगी, उसने देखा कि आपने 3 बिल्स पेश कर दिए हैं, और बहाना तो ये बनाया गया क्या अगर वज़ीर आज़म भी कुछ यानी फौजदारी मुकदमात में मुलविस होते हैं संगीन, और उन्हें 30 दिन से ज़ायद की सज़ा होती है, यानी हिरासत में रखे जाते हैं, 5 साल की सज़ा होती है, तो फिर वो ओहदे से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। तो बहरहाल चंद्राबाबू नायडू भी परेशान हो गए। नीतीश कुमार की तो हालत अजीब व गरीब है, वो अजीब व गरीब हरकतें भी कर रहे हैं। अगर कोई रुकन असम्बली में एक खिताब करता है तो उसके हाथ में जो कड़े होते हैं, हाथ में जो घड़ी होती है, उसको छूना शुरू कर देते हैं। उनके इशारे किनारे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसा लग रहा है कि उनकी हालत ख़राब कर दी गई है ज़हनी तौर पर। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छे लीडर को इस तरह यानी ज़ाय नहीं होना चाहिए, बल्कि आवाम को उसे बचा लेना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के चंगल में वो फंसे हुए हैं और बीजेपी के चंगल से बाहर वो नहीं ही आ सकते। पहले भी ये कहा गया कि उनका जो बेटा है वो भी सियासत में शामिल हो सकता है, लेकिन अब तक अशर वो इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठा सके। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि बिहार में जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, फिर नीतीश कुमार की जो सोच है वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है। जिस तरह से हमने देखा कि अभी 2 दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें मदरसा बोर्ड के 100 साल पूरे हुए थे। उस प्रोग्राम में नीतीश कुमार गए थे और वहाँ पे माइनॉरिटी जो मिनिस्टर हैं जमा खान वो भी मौजूद थे। लेकिन जब वहाँ के लोगों ने उनको टोपी पहनाने की कोशिश की तो उन्होंने वो टोपी हाथ में पकड़ी और जमा खान को पहना दी। इससे एक बैड मैसेज गया है। उसी दौरान कल हमने भी बात की थी किस तरह से राहुल गांधी वहाँ पे खानकाह से मिले थे, खानकाह में जाके वहाँ के लोगों से मिले थे, और वहाँ पे वहाँ पे जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं उनसे वो वहाँ की परेशानियाँ पूछते हैं। इससे बीजेपी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं खौफजदा है, एनडीए खौफजदा है। इसको लेकर के आज भी खबर सामने आई है कि जो वहाँ के बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उनकी मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। उनके खिलाफ 24 घंटे के भीतर ही 2 राज्यों में मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने सिर्फ एक कोट लिखा था कि जो देश के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे थे बिहार में, तो उन्होंने कहा था जुमलों की दुकान का नाम लेकर के उन पे 2 राज्यों में FIR दर्ज की गई है। तो इससे ये भी चीज़ें सामने आ रही कि जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वहाँ पे रैली कर रहे हैं, एक वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, उससे एनडीए खतरे में। लेकिन अगर आप बात करेंगे तेजस्वी उनके बेटे की, तो वो जो है इस वक्त बिल्कुल मतलब उन चीज़ों में नहीं है। ये भी इनडायरेक्टली खबरें आती रहती हैं बिहार से कि उनको एक सेफ सीट से चुनाव लड़ा के जिता दिया जाएगा, लेकिन जीतने के बाद क्या वो नीतीश कुमार की तरह मुख्यमंत्री बन सकते हैं या नीतीश कुमार की तरह डिप्टी CM बन सकते हैं, या फिर वो बिहार के डिप्टी CM बन सकते हैं। इन सब चीज़ों पे अभी भी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन जिस तरह से उनका दिल्ली दौरा हो रहा है, अभी 2 दिन पहले भी वो दिल्ली आए थे और दिल्ली में आके वो कुछ लोगों से मिले थे, तो इससे अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि अब नीतीश कुमार के बाद लोग जो है वो नीतीश कुमार के बेटे पे जो है कहीं ना कहीं उनके बेटे को एक चेहरा बना के क्या बोलते चुनाव में उतारेंगे। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि जिस तरह से बीजेपी परिवारवाद के ख़िलाफ़ रहती है,
क्या बीजेपी ये चाहेगी कि नीतीश कुमार के बेटे जो है वो चुनाव में आए या फिर वो मैदान में आए? अगर वो मैदान में आते तो उनके लिए मुख्यमंत्री पद के लिए फिर मसला खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो 2 डिप्टी सीएम हैं उनमें से कोई एक चाहेगा मुख्यमंत्री बनने, क्योंकि चिराग पासवान जो हैं वो अपनी अलग गाड़ी लेके चल रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, और जिस तरह से उनका बात करने का तरीका है उससे भी लोग उनसे प्रभावित होते हैं। जी जी, वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, हो सकता है कि आने वाले दिन नीतीश कुमार के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं उनकी सेहत के हिसाब से, और हो सकता है कि उन्हें कुछ हो भी सकता है, तो खुदा ना करे ऐसा हो। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह वो उनकी सेहत गिरती जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे ये है कि उन्हें स्लो पॉइजन भी दिया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार को रास्ते से हटाकर सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने का मकसद ये हो सकता है। और इसका मकसद, इस मकसद के कौन हामिल है आप अच्छी तरह जानते हैं, हम बोलने की कोई ज़रूरत नहीं हमें, और आवाम अच्छी तरह जानती हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन जहाँ तक वोट अधिकार यात्रा का सवाल है, तो आपको बता दूं कि ये यात्रा का ज़बरदस्त रद्दमल आवाम ने हौसला अफजा रद्दमल दिया है, जिससे मोदी और अमित शाह की नींद हराम हो गई है। बेचारों को, नीतीश कुमार को तो नींद आती नहीं। और जहाँ तक चिराग पासवान का सवाल है, चिराग पासवान भी नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। नीतीश कुमार को भी वो नहीं चाहते, वो पसंद नहीं करते। और ये भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इंडिया ब्लॉक से राब्ते में है, लेकिन आपने देखा कि किस तरह जो बिल्स पेश किए गए हैं, अमेंडमेंट 130 जो बिल है, एक्ट है 2025, वो पेश किया गया है। ये इसका मकसद भी अपने हलीफों को डराना है, ख़ासतौर पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को डराने के लिए ये बिल पेश किया गया है। अब चंद्रबाबू नायडू का डरना फितरी अमल है, और हो सकता है कि ये फितरी अमल उनके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। और जैसा कि लोकेश की बात की जा रही है, लोकेश अभी उस कदर पुख्ते सियासतदान नहीं है जिस तरह चंद्रबाबू नायडू में सलाहियत पाई जाती है। लेकिन इंसान जब मजबूर हो जाता है तो फिर वो बेबस हो जाता है, और चंद्रबाबू नायडू फिर वक्त बेबस दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं अमेरिका के, अगर आप देखेंगे न्यूयॉर्क सिटी के करीब एक बस हादसा पेश आया, बस गिर गई है। नायग्रा फॉल से ये वापस हो रही थी कि गिर गई ही वहाँ पर, जिसमें 54 लोग यानी 54 मुसाफिरीन सवार थे, जिनमें मुसाफिरीन की उम्रें 1 साल से लेकर 75 साल बताई गई है। लेकिन ये खबर आई है कि उन 54 लोगों में से 5 जो बालिग अफराद है वो अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो चुके हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। उसमें हिंदुस्तानी बाशिंदे भी सवार थे, हिंदुस्तानी निज़ाद जो अमरीकी है वो भी सवार थे। ये बहुत अफसोसनाक खबर है। लेकिन नाज़रीन, जहाँ तक इसराइल का सवाल है, आप देखेंगे इसराइल की दरिंदगी का सिलसिला भी जारी है, और उस दरिंदगी के खिलाफ आवाज़ उठाने की किसी में हिम्मत नहीं है। हालांकि इसराइल की वजह से सारी दुनिया में दहशतगर्दी फ़रोग पा रही है, इंतहा पसंदी फ़रोग पा रही है, और ऐसा लगता है कि आने वाले बरस जो हैं वो दुनिया के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि कई एक ममालिक ने मुमलिकत फ़लस्तीन को एक अलहदा रियासत तस्लीम करने का ऐलान भी कर दिया है, और सितंबर यानी अगले महीने में वो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास में इस बात का ऐलान करेंगे। लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि नीदरलैंड में करारदाद पेश की गई थी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कि इसराइल पर पाबंदियाँ आयद की जाए, क्योंकि वो बच्चों को कत्ल कर रहा है, बच्चों का कातिल है, ख़वातीन का दुश्मन है, ख़वातीन का कत्लेआम कर रहा है, फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। लेकिन उसे तायद हासिल नहीं हो सकी, जिसके नतीजे में वहाँ के वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक खबर है कि जो हक़ पे है, जो सच्चाई पे है, उसका साथ नहीं देते। देखिए, जो हक़ पे सच्चाई पे उसका साथ नहीं देते हैं, इसका रीज़न एक सबसे बड़ा अमेरिका भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सीधे सीधे नेतन्याहू का सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि वहाँ की चीज़ें जो हैं वो सामने जो आ रही हैं, उस पर कल ही यूनाइटेड नेशंस ने गाज़ा में आधिकारिक तौर पे अकाल घोषित कर दिया। ये पश्चिम एशिया का पहला अकाल है। यूएन के विशेषज्ञों का कहना है कि 5 लाख लोग जो हैं वो भूख से जूझ रहे हैं। यूएन के राहत प्रमुख ने कहा है कि यह अकाल को पूरी तरह से रोका जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि इजराइल की रोक की वजह से खाने का सामान गाजा तक नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि इजराइल के विदेश मंत्रालय ने तुरंत इस दावे को खारिज कर दिया। मतलब आप एक तरफ जो है रोक भी रहे हैं, चीज़ों को आप रोक रहे हैं, उसके बाद जब आप पे यूएन इल्ज़ाम लगा रहा है तो आप उस इल्ज़ाम को खारिज करें। आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं हैं, चीज़ें वहाँ पहुँच रही हैं, और जिस तरह से पहुँच रही हैं वो वीडियो के ज़रिए हम सबको दिख रहा है वहाँ से। हालांकि जिस तरह से वहाँ के जो पत्रकार हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनको जिस तरह से शहीद किया गया है, उसके बाद वीडियोज़ बहुत कम बाहर आ रहे हैं। लेकिन जितने भी बाहर वीडियोज़ आ रहे हैं उनमें चीज़ें नज़र आ रही हैं कि किस तरह से चीज़ें पहुँच रही हैं। लेकिन इसराइल हमास के बीच 22 महीने या 23 महीने से जंग जारी है,
और इजराइल ने हमास को एक साफ चेतावनी दी, कहा है कि अगर उसने हथियार नहीं डाले और सभी उनके बंधकों को रिहा नहीं किया तो गाज़ा सिटी को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ये धमकी दी गई है कि अगर आपने हथियार नहीं डाले अपने और गाज़ा के और जितने भी बंधक हैं वहाँ पे इजराइल के, उनको रिहा नहीं किया तो गाज़ा को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। कल भी हमने एक बात की थी कि जिस तरह से धमकी दी जा रही है और जंग बंदी की बात की जा रही है, उसमें शर्तें लगाई जा रही हैं। उन शर्तों को लेकर के हमास का ये कहना है कि आप शर्तों के बिना भी जंग बंदी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनकी स्थिति अभी बिल्कुल भी सही नहीं है। एक तो भूख से लोगों की मौत हो रही है, दो से वहाँ पे बीमारी की वजह से भी लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। एक ऐसी बीमारी भी वहाँ पे फैलती जा रही है जिससे एंटीबायोटिक वहाँ पे काम ही नहीं कर रही। तो काफ़ी ज़्यादा बुरी सिचुएशन वहाँ पे होने के साथ ही ये कहा जा रहा है कि जंगबंदी करके अगर आप जंगबंदी करेंगे तो वहाँ के लोगों तक वो चीज़ें पहुँचेंगी जिससे उनका इलाज हो सकेगा, उनकी सेहत सही होगी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अभी इजराइल के दिमाग में ये चीज़ें घुस नहीं हैं, और इजराइल के दिमाग में चीज़ें घुसाने के लिए भी ट्रंप को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। जब ट्रंप इतनी जगह बयान देते रहते हैं कि हमने 5-6 मुल्कों की जंगबंदी करवाई है, तो आप फिर इजराइल और जो गाज़ा में फ़लस्तीन में चल रहा है उसकी जंगबंदी क्यों नहीं करवा रहे हैं? उसका पीछे रीज़न ये है कि उनके जो हथियार हैं वो वहाँ से लिए जा रहे हैं, जिस वजह से अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बताता हूँ कि 1.5 लाख टन बम अब तक गिरा दिए गए हैं गज़ा पर, और आपने देखा कि कितने बच्चे, तकरीबन 20,000 से ज़्यादा बच्चों ने जाम शहादत नोश किया है। इससे कहीं ज़्यादा तादाद में ख़वातीन शहीद हुई हैं। ये कहा जा रहा है कि जुमला 62,000 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि 2 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है। और आपको ये भी बता दूँ कि वहाँ भूख का ये हाल है कि अब तक 250 के करीब लोग भूख के नतीजे में, यानी वहाँ की जो हालत है खुराक ना मिलने की वजह से अपनी ज़िंदगी से महरूम हो चुके हैं, जिनमें 160 या 166 बच्चे भी शामिल हैं। एक तो बच्चे के एक बयान आया है जिसने सारी दुनिया को एक शर्म दिलाई है, शर्म का एहसास दिलाया है। उसने कहा है कि काश हम शहीद हो जाते और जन्नत में जाते तो वहाँ तो हमें खाने को मिलता। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि बच्चे किस तरह तरस रहे हैं, दूध के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, और ये इसराइल इस तरह की दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है। उसके खिलाफ यानी कार्रवाई करने के बजाय अमेरिका उसकी पूरी खुली हिमायत कर रहा है। तो अब अमेरिका भी इसमें शामिल है, यानी जहां इसराइल बच्चों का कातिल है तो अमेरिका भी फ़लस्तीनी बच्चों का कातिल है, और इसराइलियों के जो मज़ालिम में अमेरिका भी बराबर का शरीक है, उसके जराइम में बराबर का शरीक है। और शर्म की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि उन्हें अमन का नोबेल इनाम दिया जाना चाहिए। अमन का नोबेल इनाम इसलिए दिया जाना चाहिए कि तुमने फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद करने में इसराइल की मदद की। क्या अमन का नोबेल इनाम इसलिए दिया जाना चाहिए कि तुमने फ़लस्तीनी ख़वातीन के शहादत में इसराइल के साथ अहम किरदार अदा किया? इतनी शर्म की बात है। मैं समझता हूँ कि अमन का नहीं, बल्कि अगर बदअमनी का सबसे आला अगर एजाज़ होता या सबसे बड़ा एजाज़ होता तो वह ट्रंप और नेतन्याहू को मुश्तरका तौर पर दिया जाना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि हिंदुस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदगी का शिकार है, कशीदा होते जा रहे हैं। अब हिंदुस्तान ने समझ लिया है कि अमेरिका उसके साथ वफादारी नहीं कर सकता, अमेरिका से दोस्ती पर एतबार नहीं किया जा सकता। ऐसे में अब वो फिर रूस की तरफ मुड़ रहा है। हमारे वज़ीर ख़ारजा देखेंगे कि वहाँ पर पहुँचे हैं, यानी रूस में है, जबकि वज़ीर ख़ारजा ने चीनी वज़ीर ख़ारजा ने हिंदुस्तान का दौरा किया है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चीन का दौरा करने वाले हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अब हिंदुस्तान ने चीन पर भरोसा करना शुरू कर दिया है, और वही उसी चीन पर जिसने आप देखेंगे कि पाकिस्तान को हथियार फराहम किए थे हिंदुस्तान के खिलाफ। और हिंदुस्तान को क्या हो गया है, हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नेशनल शेम कहाँ गई है, वो सोचने वाली बात है। जो मुल्क पाकिस्तान को हथियार फराहम कर रहा है, जो मुल्क पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहा है, आप उसके साथ दोस्ती निभाने की बातें कर रहे हैं। क्या वो आपके साथ दगा नहीं करेगा? ये सोचने वाली बात है। और चीनियों ने कभी भी हिंदुस्तान के साथ दोस्ती नहीं की। हिंदुस्तानियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन आपने देखा कि किस तरह चीनियों ने धोखा दिया था। और नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और ट्रंप ने हिंदुस्तान को न सिर्फ धोखा दिया बल्कि जलील करके रख दिया है नरेंद्र मोदी को। तो बहरहाल ये खबर आ रही है कि हिंदुस्तान में ख़ासतौर पर जो अमरीकी सफ़ीर होता है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। ऐसे में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपने करीबी दोस्त सर्जियो गौर को हिंदुस्तान में नया अमरीकी सफ़ीर नामजद कर दिया है। वो जनूबी एशिया के उमूर के मंदूब भी होंगे। बिल्कुल सही सर, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अभी हिंदुस्तान को जैसे लग रहा है कि हम
मतलब अमेरिका हमसे नाराज़ चल रहा है और अमेरिका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमें धोखा दे रहा है, तो उसने चाइना से अपने रिश्ते बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। वही चाइना है जिसने, आपने भी बताया कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और जिस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के तहत जंग चल रही थी, उस दौरान उसके काफ़ी सारी उसको सपोर्ट किया था। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान चाइना को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई चाइना के ख़िलाफ़ आवाज़ उठती है तो उसका सीधा सीधा असर बीजेपी जो कहेगी वो नेहरू को उसका दोषी ठहराया जाएगा, उसका दोषी जो है इंदिरा गांधी को ठहराया जाएगा। लेकिन जहाँ पे आप देखिए कि अगर यही बात टर्की की आती, यही बात अज़रबैजान की आती, तो वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। रीज़न ये है कि आपने अपनी जो विदेश नीति है उस पर उस तरह से काम नहीं किया, फिलहाल सिर्फ ढोल पीटे हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। रीज़न ये है कि आप देखिए जब इस तरह की सिचुएशन आपके साथ पैदा हुई थी उस दौरान आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा था। यहाँ तक कि आपके जो दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप, आप ये कहते हैं कि वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो सेना प्रमुख हैं उनको बुला के मीटिंग की थी, और उसी मीटिंग में वहाँ के सेना प्रमुख ने कहा था कि हम ट्रंप को शांति पुरस्कार देने की मांग करते हैं। तो आप देखिए आपके साथ कौन है, कोई भी नहीं है, फिर भी आप इतना वो कर रहे हैं। अब आप चाइना के साथ जा रहे हैं, और चाइना वही जिसने जो है हिंदुस्तान में कहा जाता है काफ़ी सारी ज़मीन हथिया ली है। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हुए हम अपना ब्रेकिंग न्यूज़ प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचाते हैं। हम आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड में आपने देखा कि मुसलमानों के खिलाफ किस तरह की दुश्मनी की जा रही है, और ऐसे में वहाँ आफत समावी का सिलसिला जारी है और लोगों की हलाकतों का भी सिलसिला जारी है। हुकूमत को ये समझना चाहिए कि आखिर वहाँ ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ जुल्म हद से गुजर जाता है तो फिर कुदरत को जोश आता है, और कुदरत ज़मीन को पलट देती है, या फिर आसमान को फाड़ देती है और बादलों को फाड़ देती है, या बादल फट जाते हैं। तो बहरहाल उत्तराखंड में अब एक ज़िला है चमोली ज़िला, वहाँ पर बादल फट पड़ने के नतीजे में सैकड़ों अफराद लापता हो गए हैं। तो बहरहाल इसी खबर के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।